to talk about gluconeogenesis. Gluconeogenesis is a process जिसमें हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. ये तब होता है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लो लेवल्स होते हैं. लो शुगर लेवल्स की वजह से हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं. इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे यूज बाय द बॉडी टू क्रिएट ग्लूकोज फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स. अब अदर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? दैट आर सबस्ट्रेट्स और प्रिकर्सर्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स या वो प्रिकर्सर्स जो कि ग्लूकोज को बनाते हैं. उसमें पायरुवेट आ जाता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स आ जाते हैं, लैक्टेट आ जाता है, प्रोपाइनेट, ग्लाइसरॉल, 18 ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ल्यूसीन एंड लाइसीन. 18 अमाइनो एसिड्स ल्यूसीन और लाइसीन के अलावा जितने भी हैं वो सारे जो होते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं. पायरुवेट कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट. अब वही पायरुवेट रिवर्स जाएगा और ये ग्लूकोज को फॉर्म करता है. अब पायरुवेट अगर फर्दर लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये लैक्टेट भी दोबारा ग्लूकोज को फॉर्म कर सकता है. प्रोपाइनेट जो होता है ये क्या करता है कि जब ये सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट होता है तो ये सक्सिनाइल CoA जो होता है दोबारा से ग्लूकोज को फॉर्म कर सकता है. इसी तरह ट्राइग्लाइसराइड जो होता है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन जब ट्राइग्लाइसराइड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकता है. फिर इस तरह नॉन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, वो भी कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज. Glucose cannot be synthesized from fatty acids since they are converted by beta oxidation into acetyl CoA, which enters Krebs cycle and is oxidized to carbon dioxide. अब फैटी एसिड्स जो हैं ये मेन इंपॉर्टेंट है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो ग्लूकोज को नहीं सिंथेसाइज करते. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द बीटा ऑक्सीडेशन और फिर Krebs साइकिल में रन करके इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. पायरुवेट ब्रोक डाउन हो जाता है इनटू लैक्टेट. लेकिन जब ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो यही पायरुवेट क्या कर रहा है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है. और जब हमारे पास ग्लूकोज की नीड नहीं होती है तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर्ड रहता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्वेशन का प्रोसेस होता है. स्टार्वेशन क्या होती है? Starvation is a severe deficiency in caloric energy intake below the level needed to fulfill body demands. It causes extreme form of malnutrition. अब starvation में हमारे पास क्या होता है कि जब बॉडी को जितनी कैलोरी की नीड है उतनी हमें कैलोरी नहीं मिल रही, यानी कि बॉडी को कैलोरी नहीं मिल रही, उसकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, तो फिर हमारे पास स्टार्वेशन कॉज होगी जिसमें हमारे पास क्या होगा कि इतनी हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, इतनी हम मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा बॉडी का, ठीक है, कि जो हमारी मतलब नीड है बॉडी की वो फुलफ़िल हो सके, ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी होती है वो बॉडी की कम हो जाती है, ठीक है, वीकनेस कॉज होती है. तो पहले तो क्या होता है कि बॉडी मैल न्यूट्रिशन रहती है, लेकिन फर्दर मोर अगर ये स्टार्वेशन का प्रोसेस जो प्रोलॉन्ग रहता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल स्टार्वेशन होती क्या है? हंगर होती है, ठीक है, जैसे हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है. फॉर एग्जांपल अगर फास्टिंग हमने की है और उसमें मतलब वो टाइम हो गया तो उसके बाद 8 आवर्स गुजर जाते हैं, ठीक है, और बहुत टाइम से हम भूखे हैं, तो फिर हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है. तो उसको फुलफ़िल कौन करता है? ग्लूकोज. तो 8 आवर्स के बाद जो है आफ्टर फास्टिंग क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को फॉर्म करना शुरू कर देती है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है. तो स्टार्वेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होता है? स्टार्वेशन की जो स्टार्वेशन में जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ग्लूकोज जो होता है वो ओवरकम करता है. बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस की? इट मेनली ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टार्वेशन, फास्टिंग, low carbohydrate diets or intense exercise when the glucose level becomes low in blood and other tissues. अब यही होता है कि जब जो है ना मतलब हमने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं होता है, ठीक है, तो उसके बाद ग्लूकोज फॉर्म होना शुरू हो जाता है, या हमने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मतलब हमारी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, ठीक है, हमारी कैलोरी इनटेक अच्छी नहीं होती है, हमारी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं होती है. दूसरा ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? इंटेंस एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं. तो उस केस में हमें ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डिमांड जो होती है ग्लूकोज की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. तो
जो है फिर क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस. On prolonged starvation, gluconeogenesis is speeded up and protein catabolism provide the substrate as amino acids. तो हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और फिर अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं. और ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, मसल्स के अंदर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मसल्स के अंदर अमोनिया रिलीज करते हैं. और ये अमोनिया जो होती है एलानाइन के साथ मिलकर फिर फर्दर मोर क्या करती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर ये लिवर में जाती है, और लिवर में क्या करती है, ये पायरुवेट में कन्वर्ट होती है, वहाँ से ग्लूकोज को फॉर्म करती है. और ये जो स्टार्वेशन का प्रोसेस होता है या हमारे मतलब ब्लड की ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होते हैं, ठीक है, लो लेवल होता है, वो जो है उसको जो है रिमूव करती है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, उसको नॉर्मल पेस पे लाती है. Glucose is primary energy source for brain and nervous system. All animal, plants and microorganisms require glucose to perform their metabolic activity. अब ये क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेन के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है. क्यों? क्योंकि ब्रेन जो होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, उसको कंटिन्यूसली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है. वो कंटिन्यूसली जो है ना ग्लूकोज पर हमारा ब्रेन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी के लिए. जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ब्रेन की, वो ग्लूकोज पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसको बार बार ग्लूकोज की नीड पड़ रही होती है कंटिन्यूसली. ग्लूकोज इज ओनली सोर्स दैट इज सप्लाइड टू स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस. अब अगर इंटेंस एक्सरसाइज की जा रही है, वही बात है कि उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो उस केस में क्या होता है कि इन एनारोबिक कंडीशंस हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है फॉर द स्केलेटल मसल्स. It is a reverse process for glycolytic pathway where glucose is formed from pyruvate. These two processes are running in opposite directions. अब इसमें यही है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस उसके ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है. वो इसलिए क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू पायरुवेट, और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें पायरुवेट जो है दोबारा से ग्लूकोज को फॉर्म कर देता है. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं और रिवर्स प्रोसेस होते हैं. साइट क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर्स इन लिवर एंड किडनीज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो लिवर के अंदर होता है और किडनीज में होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. मेनली जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है वो लिवर में हो रही होती है, क्योंकि ग्लूकोज की मेनली जो फॉर्मेशन है वो लिवर में ही हो रही होती है. पायरुवेट जो होता है वो ग्लूकोज को लिवर में फॉर्म कर रहा होता है. अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड एवरी डे. आफ्टर द फॉर्मेशन ग्लूकोज एंटर इनटू द ब्लड टू सप्लाई अदर टिश्यूज. तो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो डिफरेंट टिश्यूज़ को सप्लाई होता है, बट इस ग्लूकोज के लिए नेसेसरी होता है कि वो ब्लड में से ही पास करके टुवर्ड्स द टिश्यूज़ जो है ना वो पास करके जाता है, और फिर वहाँ पे ग्लूकोज की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के अब पायरुवेट को कन्वर्ट होना होता है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. अब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट. लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें वही पायरुवेट जो है रिवर्स जाके अपर डायरेक्शन में क्या करता है कि ग्लूकोज फॉर्म कर रहा होता है. तो पायरुवेट से ऊपर क्या था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था. तो यहाँ पे पायरुवेट ने आप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को फर्स्ट स्टेप में फॉर्म करना है. तो ये जो पायरुवेट है इसके लिए नेसेसरी है कि ये सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो. जब तक ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को नहीं फॉर्म कर सकता. तो पायरुवेट जो है ये ऑक्सैलो एसीटेट को फॉर्म करेगा बाय द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और इसमें एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाएंगे. ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अब इसको जाना कि इसमें साइटोप्लाज्म में जाना है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन ये एज इम्पर्मिएबल है टू द साइटोप्लाज्म. तो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मेलेट के अंदर, और मेलेट जो है फिर जाएगा साइटोप्लाज्म में. मेलेट क्या करेगा, मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एमडीएच एंजाइम. अब मेलेट जब साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो ये दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट को ही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होना है. तो इन द
साइटोप्लाज्म ऑक्सैलो एसीटेट जब एंटर हो जाता है, मेलेट जब एंटर हो जाता है साइटोप्लाज्म में, तो ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाय द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। इसमें एक जीडीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, 2 ATPs आर इन्वॉल्व फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सैलो एसीटेट जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं कि जब पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है जिसने पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया। फिर ऑक्सैलो एसीटेट जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ इन द साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे जीटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है। तो जीटीपी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी है, तो ये एटीपी के ही जो है ना उसको हम उसी की सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं, यानी कि 2 जीटीपी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेटेड हुआ है इन द फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होती है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अंडरगोज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंटिल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अपवर्ड मूव करता जाएगा तब तक जब तक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म्ड हुआ था वो नहीं जो है ना रीच कर जाता। जब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वो क्या करता है, कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि फॉर्म हो जाता है टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एंड रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस। तो ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है ये क्या हो जाता है, फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और इसमें मैग्नीशियम आयंस यूज़ होती हैं। तो अगर यही दोनों हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स को देखें तो ये इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि पहले जो है ना अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर वहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, फिर ग्लाइसराइल्डिहाइड में, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में, फिर 3 में, फिर 2 में और फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और फिर देन पायरुवेट आ जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इससे अपवर्ड मूव करेगी, पायरुवेट से ऊपर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आ जाएगा, फिर 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6, फ्रुक्टोज 6 और फिर ग्लूकोज 6 और फिर ग्लूकोज आ जाएगा। तो अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप देखें तो उसमें यही होता है कि ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है सबसे पहले ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, फिर ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे आके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना देता है। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फर्दर मोर ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फिर 3 में कन्वर्ट होगा, फिर 1,3 में जाएगा, फिर ग्लाइसराल्डिहाइड में जाएगा अनटिल यहाँ से मूव करता करता ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बना देता। फिर जब ये बना देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो सेकेंड स्टेप के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो ग्लूकोज बनाएगा, ये ग्लूकोज लास्ट ये जो थर्ड स्टेप होता है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यही है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर एंड किडनी बट एब्सेंट इन ब्रेन मसल एंड एडिपोज टिश्यू। कि यही बात है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, कि यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, तो मेनली स्टेप्स जो हैं वो यही हैं कि पायरुवेट जो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ है और वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना दिया, फिर यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है बाय द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम। फिर यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ये 3 मेन जो है ना हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एनर्जी आ जाती है, ठीक है। एनर्जी इसका लिंक कैसे है कि एटीपी जहाँ कम होगी वहीं सिट्रेट भी डिक्रीज़ होगा, हाइड्रोजन भी डिक्रीज़ होगा और एलानाइन भी डिक्रीज़ होगी। लेकिन जहाँ पे एटीपी इंक्रीज़ हो रही है वहीं सिट्रेट भी इंक्रीज़ करेगा, हाइड्रोजन भी इंक्रीज़ करेगा, एलानाइन भी इंक्रीज़ करेगी। जो है ना एनर्जीज़ के ऑपोजिट होता है एडीपी, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और साथ हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ही नहीं होता, एडीपी होता है, एएमपी होता है और साथ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो यहाँ पे जो हमारा एटीपी है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो सिट्रेट भी डिक्रीज़ करेगा, हाइड्रोजन भी डिक्रीज़ करेगा। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और एएमपी इसके ऑपोजिट वर्क करेंगी कि ये क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, तो एटीपी डिक्रीज़ करी, एलानाइन भी डिक्रीज़ करेगी, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे सारी जो हाई एनर्जीज़ हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन जो लो एनर्जीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जब हम पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो एडीपी डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, यहाँ भी डिक्रीज़ कर रही है और एसिटाइल CoA इंक्रीज़ कर रहा है। तो यही हो रहा है यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो एएमपी डिक्रीज़ कर रही है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट डिक्रीज़ कर रहा है, तो सिट्रेट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे लो एनर्जीज डिक्रीज़ करती हैं जबकि हाई एनर्जीज जो है वो इंक्रीज़ करती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास हाई एनर्जीज डिक्रीज़ करती हैं और लो एनर्जीज इंक्रीज़ हो जाती हैं, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में लो एनर्जीज जो होती हैं वो हमारे पास डिक्रीज़ करती हैं और हाई एनर्जीज इंक्रीज़ करती हैं। नाउ वी हैव सबस्ट्रेट्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास जो है ग्लाइसरॉल आ जाता है सबसे पहले। ग्लाइसरॉल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड खुद तो हमारे पास ग्लूकोज को नहीं फॉर्म करता, लेकिन जब ये इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, ये ब्रोकन डाउन होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो फिर ये ग्लाइसरॉल फॉर्म करता है। तो ग्लाइसरॉल क्या करता है, आफ्टर दैट इट मूव्स टू द लिवर विया द ब्लड स्ट्रीम। ये जब फॉर्म होता है ये ब्लड में मूव करता है और लिवर में एंटर करता है, तो फिर उसके बाद ये क्या करता है, ग्लूकोज को फॉर्म करता है। It enters into the gluconeogenesis pathway in two sequential steps. In the first step, glycerol is phosphorylated to form three glycerol phosphate with the help of the enzyme glycerol kinase. In this reaction, 1 ATP molecule is used. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लाइसरॉल है वो हमारे पास ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम ग्लाइसरॉल काइनेस, और इस रिएक्शन में क्या होगा कि 8 ATP यूज़ होगा। और ये हो कब रहा है कि जब ग्लाइसरॉल जो है वो लिवर में एंटर हो गया बाय द ब्लड, उसके बाद जो है ये ग्लाइसरॉल ने क्या किया है, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया एंजाइम ग्लाइसरॉल काइनेज के थ्रू, और इसमें 1 ATP यूज़ होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द डाई हाइड्रोक्सी एसिटन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP भी कहते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD इज रिड्यूस टू NADH। NAD जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा NADH में इस रिएक्शन के थ्रू। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फो हाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है ये क्या करता है, ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू द डाई हाइड्रोक्सी एसिटन फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे डायग्राम के अंदर यही बात है कि हमारे पास एडिपोज टिश्यू है, इसके सेल के अंदर क्या हो रहा है, ट्राइग्लाइसराइड है, ये फैटी एसिड रिलीज़ कर रहा है, साथ में क्या कर रहे हैं, ग्लाइसरॉल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। किसके अंदर कर रहे हैं, एडिपोज टिश्यू के सेल के अंदर। तो ये ग्लाइसरॉल फिर यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड के अंदर मूव करेगा और ब्लड में फिर यहाँ पे लिवर के अंदर जाके ये ग्लाइसरॉल जो फॉर्म हुआ हुआ है ये यहाँ पे 3 ग्लाइसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से फिर ये डाईहाइड्रोक्सी एसिटन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो है, दैट इज़ नोन एज अ DHAP, और फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये फिर ग्लूकोज यहाँ पे लिवर से निकल के डिफरेंट जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं जिनको ग्लूकोज की नीड होती है, ग्लूकोज फिर उनको सप्लाई हो जाता है। तो ये ग्लाइसरॉल का टोटल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करता है।
फिर हमारे पास जो सबस्ट्रेट आता है सेकंड वो लैक्टेट आता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड विया एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसीज एंड मसल्स। जब हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू पायरुवेट। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है इन मसल्स एंड RBCs. After that lactate moves to the liver via the ब्लड स्ट्रीम। तो फिर क्या होगा कि ब्लड से मतलब मसल्स में अब हमारे पास लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। फिर लैक्टेट के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास जो मतलब ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो फुलफ़िल होती है, तो मसल से फिर ये जो लैक्टेट होता है ये किधर मूव करता है, ब्लड के थ्रू लिवर में मूव करता है। इन लिवर lactate converted into pyruvate by the enzyme lactate dehydrogenase. Now pyruvate enter into the gluconeogenesis pathway and produces glucose. अब लिवर में जब ये जाएगा तो ये लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट से फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंड दिस ऑल प्रोसेस नॉन एज कोरी साइकिल। और फिर ये लैक्टेट का लिवर के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होना और पायरुवेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, तो ये टोटल जो प्रोसेस है इसको हम कोरी साइकिल कहते हैं। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि यही हमारे पास मसल्स हैं या फिर रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे मसल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल अगर हमने इंटेंस एक्सरसाइज की है या फिर कोई भी हाई एक्टिविटी की है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज है, ये क्या कर रहे हैं, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इसने ग्लूकोज ने पायरुवेट में जब ये कन्वर्ट हुआ है तो इसने 2 ATP जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है। तो 7 पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ है तो इसने NADH से NAD बनाया है जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब लैक्टेट जो है यहाँ पे जो मसल के अंदर फॉर्म हो रहा है ये ब्लड में मूव कर रहा है, ब्लड से ये लिवर में जाएगा, लिवर से ये लैक्टेट कन्वर्ट होगा इनटू द पायरुवेट और ये NAD जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उसको लो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और ये पायरुवेट फिर ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। और फिर ये ग्लूकोज फर्दर मोर क्या करेगा, दोबारा से मसल्स के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और इसी तरह ही ये कंटिन्यूसली ये साइकिल जो है ये रन करती रहती है। मतलब दोबारा से यही बार बार फॉर्मेशन होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है ना साइकिल बन जाती है एक। अमाइनो एसिड्स, ऑल अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज पायरुवेट, ठीक है। हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें से 18 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, क्योंकि ल्यूसीन और लाइसीन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज को फॉर्म नहीं करते, तो हमारे पास सिर्फ 18 अमाइनो एसिड्स रह जाते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल है, उसमें क्या करेगा, अमाइनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ये अमोनिया जो है मसल के अंदर एलेनाइन के साथ मिलेगा। ये एलेनाइन क्या करता है कि ये ब्लड में जाता है, ब्लड से ये लिवर में जाएगा, लिवर में क्या करेगा, ये अमोनिया रिलीज़ कर देगा। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया हमेशा यूरिया की फॉर्मेशन कराता है। तो ये अमोनिया जब लिवर के अंदर ही मूव होगा यूरिया बना देगा, तो एलेनाइन जो है ये अमाइन है और ये क्या करेगा, ये अमाइन जो है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा लिवर के अंदर, पायरुवेट जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये फिर ग्लूकोज दोबारा से ब्लड में जाएगा और यहाँ से फिर ये क्या करेगा, ग्लूकोज की नीड को फुलफिल करेगा। दोबारा से ये ग्लूकोज फिर मसल में आ जाता है, ये दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट एलेनाइन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह ये साइकिल जो है ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल ये रन होती रहती है। उसके बाद प्रोपाइनेट है। प्रोपाइनेट का क्या होता है कि प्रोपाइनेट हमारे पास जो है ये 3 कार्बन प्रोपाइनाइल CoA होता है, ठीक है। इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम प्रोपाइनाइल CoA कार्बोजाइलेज कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ATP और बायोटिन, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP और बायोटिन जो प्रोपाइनाइल CoA कार्बोजाइलेज एंजाइम होता है, ये 3 कार्बन प्रोपाइनेल CoA को कन्वर्ट करता है इनटू मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। फिर मिथाइल मेलानाइल CoA जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू द सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA मेनली क्या करता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है।
तो इसी के से प्रोपेनेट भी क्या करता है कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। अब रेगुलेटरी एंजाइम्स आ जाते हैं। रेगुलेटरी एंजाइम्स उनको कहा जाता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व है और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो रन करते हैं, उसकी रेगुलेशन करवाते हैं। उसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज आ जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आ जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज आ जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज आ जाता है। ठीक है, तो पायरुवेट जो कार्बोक्सिलेज है, ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास अगर इसकी मैनी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड कीटो एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो कौन फॉर्म करता है, वो हमारे पास एसिटाइल CoA करता है। तो अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो जो है इसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन कॉज करती है। अब लास्ट में हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में हार्मोन्स का क्या काम होता है कि वी नो दैट, एक तो ये है कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ग्लूकोज जब पायरुवेट फॉर्म कर रहा होता है तो उसमें जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो इंसुलिन होती है। इंसुलिन का प्रोसेस जो है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो इंसुलिन जो होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की जब बहुत ज़्यादा मतलब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज लेवल जो है उस केस में इंसुलिन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करती है, जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है ना तो वो ग्लूकोज के लेवल को क्या करती है, नॉर्मल करती है। ठीक है, क्योंकि अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ना, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है इन केस, तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है ना बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, लो ग्लूकोज लेवल हो जाता है या लो शुगर लेवल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इंसुलिन जो होती है कि लो बैलेंस जब होता है ग्लूकोज का इन द ब्लड या बॉडी, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन वर्क करती है। ठीक है, इंसुलिन स्क्रीट की जाती है और ये जो हार्मोन होता है ये ग्लूकोज पे एक्ट करता है और उसको उसके नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। ठीक है, इधर वो हाई तो नहीं होता है, लो होता है, तो उसको उसके नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। फिर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जब रन हो रहा होता है, पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ग्लूकेगॉन का लेवल इंक्रीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन का डिक्रीज होता है। क्योंकि जब हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो हमारे पास उसका लेवल कम हो जाता है तब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है तो ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस केस में इंसुलिन का लेवल फिर कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन यूज़ तभी की जाती है जब ग्लूकोज की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो यहाँ पे फिर इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। तो ग्लूकेगॉन क्या होता है, ग्लूकेगॉन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है, लिवर के अंदर ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन सॉरी स्टोर्ड फॉर्म है लिवर के अंदर ग्लूकोज की। तो उसके इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ग्लूकेगॉन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना उनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द